नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 12 को अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के साथ साथ कॉरिडोर मास्टर प्लान का निरीक्षण भी करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शौकीय थाल इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री की आने की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया है। वहीं प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद से प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पार्वती सरोवर जाएंगे और इसके बाद से प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा और मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे पे जो है वो जागेश्वर धाम भी जो है छाने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हम सब लोग, पूरी सरकार भी लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे व्यवस्थाओं के संदर्भ में हो, चाहे लोगों के संख्या के संदर्भ में हो, लोग स्वयं भी आने के लिए, चूंकि पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा होनी है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हो, तो पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, और लोगों का अपने आप ही एक हुजूम उनके प्रति एक आकर्षण है, आने को तत्पर बैठा हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के नहीं आज विश्व के नंबर 1 नेता हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड में आ रहे हैं। सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो जब जब भी यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों के चरण जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ का कायाकल्प हो जाता है। अल्मोड़ा के विकासखंड में सल्ट विधायक महेश जीना, बीजेपी अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ डाडा गांव और खत्ता मलीना में अनुसूचित बस्ती में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। जनसंपर्क के दौरान विधायक महेश जीना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। वहीं बीजेपी अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना सहित अन्य योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी। के अंतर्गत अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत के अंतर्गत अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत द्वारा बस्ती संपर्क कार्यक्रम कराया गया, जिसमें कुणीधार ग्राम सभा महिला के अंतर्गत है, जिसमें खत्ता गांव में अनुसूचित बस्ती में कार्यक्रम कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी रहे, जिन्हें सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में और अनुसूचित जाति बस्तियों में जो है समाज की उपलब्धियों के बारे में बताया और उनसे उचित लाभ दिलाने के लिए कहा। उसके बाद सल्ट मंडल के अंतर्गत डाडा गांव में ग्राम सभा नैकड़ा पैसे के अंतर्गत जो डाडा गांव आता है वहां पे कार्यक्रम कराया गया और कार्यक्रम में माननीय हमारे सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। हमारे सल्ट के कई भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान अब तेज हो गई है, जहां बीजेपी में वर्तमान सांसदों के परफॉर्मेंस को देखते हुए टिकट कटना तय माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए दोनों ही दल तैयारियों में जुट गए हैं।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और इन 5 लोकसभा सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां तेज हो गई है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी में विधायकों के परफॉर्मेंस के हिसाब से, सांसदों के परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट कटना तय है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बारे में मंथन करना शुरू कर रही है। जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनका टिकट कटना तय है। देखिए, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। लोग तो बहुत से बातें करते हैं, एक ही नहीं बहुत से लोग इस बार है, तो इसमें मैं किसी को, उन लोगों का हक है बोलने का, सबको हक है, क्यों ना बोले, सभी बोल सकते हैं, एक या 10 ही बोले, इसमें कोई बात नहीं। इट्स द राइट, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग, पर जो होना है वो तो ऊपर से ही होता है, इसमें ना सर दर्द का बात है ना टेंशन है। देखिए, मैंने कहा है कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ लूंगा। देखिए, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं मान लूंगा। आप तैयार रहेंगे इस बार जो अगर पार्टी का आदेश? आप जिस मैदान में लड़ाना है वहाँ भिजवा दीजिए, वहाँ तैयार। अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अमृतकाल महोत्सव का पूरे देश में प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से बड़ा स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड में कोई नहीं हुआ। 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के 1857 के बाद ये पहला सैन्य विद्रोह हुआ था। आलम यह हो गया है कि आज अमृतकाल में उनका परिवार अपनी जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और पूरे देश में हमारे नेता जा रहे हैं। अभी हमारे नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन जगहों में सब जगह जा रहे हैं। राहुल गांधी, आपने देखा पंजाब में तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पंजाब में, आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी और खड़गे साहब भी वो उत्तराखंड भी आएंगे। उनको आने दीजिए। जिस प्रकार से राज्य की स्थिति है, डेंगू से सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। के दौरों का कितना प्रभाव पड़ता है आपको पता लगेगा। पूरे राज्य के, सारा राज्य आपदाग्रस्त है, पूरे राज्य में आपदा आई हुई, सैकड़ों मार्ग बंद है आज भी। पूरा 4 धाम यात्रा में पूरी सड़कें देख लीजिए, ऑल वेदर रोड की हालत देख लीजिए। तो अब जनता जवाब देगी, दौरे कितने भी कर लें, लेकिन निश्चित तौर पे जो जनता ने पीड़ा और कष्ट सहे हैं उसका जवाब मिलेगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी प्रतिभागी रही। इस कार्यक्रम में संसदीय परंपराओं के बारे में चर्चा की गई। साथ ही वैश्विक आतंकवाद, गरीबी उन्मूलन, युवाओं की सहभागिता, ई संसद, आर्थिक विकास जैसे मसलों पर चर्चा की गई है। इस सम्मेलन में करीब 180 सांसद और विधानमंडल के प्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं अगली खबर आपको बताते हैं, चंपावत से एक खबर है, जहां पर विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान कई प्रतियोगिताओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो चंपावत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि जिसमें प्रतियोगिताओं का समावेश होना गौरतलब है कि आपको बता दें बीते वर्ष ये कार्यक्रम चंपावत से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी देना है। इसी के साथ ही अब यूकाश द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि लैब ऑन व्हीकल, विज्ञान प्रदर्शनी और आकाश दर्शन जैसे कई केंद्र इस कार्यक्रम में बनाए जाएंगे। अगर आप, मैंने क्योंकि काम किया है और लगातार कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि उनके अंदर रेजिलियंस होती है, उनके अंदर सीखने की इच्छा होती है, उनके अंदर प्रबल संभावनाएं हैं। सवाल ये होता है कि हम उसको कैसे ट्रिगर करें। तो ये उनको मौका देता है, वो बात करें, मिलें एक्सपर्ट से। उनके भी तो सपने हैं, वो भी तो चाहते हैं कि तारामंडल से बात करें, वो चाहते हैं कि वो अपने उन एक्सपर्ट से बात करें, वो ये चाहेंगे कि वो टेलीस्कोप से देखें। तो ये उनको मंच देता है सीमा। रुक करेंगे अगली खबर का। अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चितरंजन राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में
राजकीय इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत वादन, मूर्तिकला, चित्रकला में गदरपुर ब्लॉक के कई राजकीय विद्यालयों के छात्राओं ने भाग लिया। और इस दौरान अटल उत्कृष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्रा ने कहा कि यहां कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। प्रथम स्थान आने वाले प्रतिभागियों को इसके बाद जिला स्तर के कार्यक्रम में भाग लेना होता है। वहीं पूरे कार्यक्रम का सम्यक मनोज राय ने कहा कि यहां ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था। क्षेत्र के तमाम सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें पूरे गदरपुर विकास खंड के 14 विद्यालय के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें एकल नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, कला है, मूर्ति कला है। ये कई विधाओं में बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बच्चे जो यहाँ से चयनित होंगे जनपद में जाएंगे और जनपद में जाने के बाद स्टेट में जाएंगे। स्टेट से जो चयनित होंगे वो नेशनल प्रतिभाओं में प्रतिभाग करेंगे और वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उनको पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे बच्चे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, छोटे छोटे बच्चे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के, उनमें जो प्रतिभाएं छुपी हैं उनको बाहर लाने के लिए एक मंच दिया गया जिस मंच का नाम है कला उत्सव। और इस कला उत्सव में भारत सरकार का यही मोटो है कि जो भी छात्र छात्राएं उनके अंदर की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जैसे मूर्ति कला प्रतियोगिता हो रही है, चित्रकला है, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है और खेल खिलौने हैं और उसके साथ वाद्य यंत्र है और स्वर वाद्य है और इत्यादि। ये जो कार्यक्रम है इनकी प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्यक्रम है और ये ब्लॉक स्तरीय हो रहा है। इसके बाद जनपद स्तर में होगा और वहां से चयनित होकर हमारे बच्चे राज्य में जाएंगे, राज्य से चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे जो दिल्ली में होना है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है।
निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने प्रदेश भर में दूसरे चरण का निःशुल्क हेरिटेज टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण शिविर का शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 8 सितंबर से शुरू हो गई है, जिसमें होने वाले शिविर के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एक शिविर में 30 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास 18 से 55 साल तक की आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। वहीं 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद से टूरिस्ट गाइड का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसी के तहत स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में भी 10 दिवसीय प्रशिक्षण की द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला ने दीप जलाकर शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत करते ही दीपक किरोला ने बताया कि द्वाराहाट में स्थित पर्यटन स्थल पांडुखोली, दूनागिरी, लिनरी फॉल को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग से चर्चा की गई है। पर्यटन विभाग से विजय तिवारी ने बताया है कि दूसरे चरण में प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये हेरिटेज टूर गाइड जो प्रोग्राम है ये आज पर्यटन विभाग द्वारा द्वाराहाट में स्टार्ट किया जा रहा है। 10 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें आपका जो टूरिज्म के लिए जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं और क्या कहते हैं लोग हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें क्या कहते हैं हमारे जो क्षेत्र के जो टूरिज्म प्लेस है उसको आपका डेवलप कैसे करें और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे हम मीडिया के द्वारा इसे आगे बढ़ाएं, कैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम द्वारा इनको आगे बढ़ाएं। तो उसी तरह का एक प्रोग्राम है, वो एक सराहनीय प्रोग्राम है जिससे क्या कहते हैं हमारे क्षेत्र के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो आगे बढ़े। काशीपुर में पुलिस ने 30 अगस्त को चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं काशीपुर निवासी मोहसिन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि 3 अज्ञात व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं और कब्रिस्तान की तरफ देखे गए हैं। क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की घटनाएं हुई थी, तो प्रभारी निरीक्षक और सभी चौकी इंचार्जेस को इसमें अच्छी गश्त और पिकेट को प्रभावी रूप से चेक करने के और उनको प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो इसी क्रम में बांसपुरान चौकी इंचार्ज एसआई सुनील सुतेरी और उनकी टीम ने 3 संदिग्ध युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से एक मंचा अवैध और साथ ही 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। जब इनको थाने लाकर इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 30 तारीख को अलीखा मोहल्ले में एक घर में चोरी करना भी स्वीकार किया गया है और इनकी निशानदेही पर हमने इनसे एक मोबाइल फोन जो चोरी हुआ था, साथ ही साथ एक चांदी की अंगूठी, 300 रुपये और बाकी इनके जो मकान मालिक थे उनके कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बरामद किए हैं। रुड़की के पिनार कलियर में देहरादून से विजिलेंस की टीम ने बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। इस मौके पर विद्युत विभाग कार्यालय के जेई और एसडीओ भी साथ रहे। टीम ने कार्रवाई कर 11 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। हम लोग आए हैं ऊर्जा विभाग की विजिलेंस टीम है, तो उसके दौरान हमें पिरान कलियर की कुछ शिकायतें मिली थी। उन्हीं के आधार पर हमने कुछ चोरी के केस जो हैं वो देखे गए। टोटल जगह हमारे पास 11 जगह हम गए हैं, 11 चेकिंग हमें मिली, जिनमें से पूर्ण रूप से जो चोरी है वो 10 थी और एक आंशिक रूप से चोरी है जिसका मीटर हमने सील कराकर लैब कर। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कुंदन हलवाई वाली गली में देर रात घर से बाहर खड़ी एक स्कूटी और एक बाइक के साथ साथ एक साइकिल में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया।
जिसके बाद से स्थानीय लोगों के द्वारा हिम्मत दिखाते हुए रेत और पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने रामपुर रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कमेटी भंग होने के 7 साल बाद भी कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए हैं। 2016 में प्राचीन रामलीला कमेटी को भंग करा दिया गया था। तब से सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से इसका संचालन किया जा रहा था। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कमेटी के संविधान के अनुसार अभी तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। पार्किंग से होने वाली लाखों रुपए की आय का कोई लेखा जोखा नहीं है। आय व्यय की ऑडिटिंग नहीं की जा रही है। हम हमारी श्री रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कबड़वाल जी के द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और जिसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट महोदय जो कि रिसीवर रामलीला कमेटी है, चिटफंड के सब रजिस्ट्रार, हमारे नगर आयुक्त महोदय, सब उसमें पार्टी बना रखे हमने। उसके बावजूद भी अगर ये चर्चा हमें सुनाई दे रही है कि ये ट्रस्ट बनना है दबाव के कारण भूमाफियाओं की और प्रशासन की मिलीभगत से, अगर ये ट्रस्ट बनेगा तो उसमें हम उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कंडेम टू कोर्ट लगाएंगे और फिर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर इसमें कहीं भी हल्द्वानी की शांति व्यवस्था चरमराती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भूमाफिया की नजर तो सभी में है। हल्द्वानी की लगभग सभी जगहों में उनकी नजरें हैं और कब्जा भी हो गया कई जगह। हमें चाहते हैं कि ये रामलीला कमेटी पुरानी रामलीला है, मैं भी उसका अध्यक्ष रहा हूँ कई सालों से, कई साल तक मैं भी उसका अध्यक्ष और राम की सेवा करने का मेरे को भी मौका मिला। लेकिन आज स्थिति ऐसी हुई कि वहाँ पे रिसीवर बैठा है कई सालों से, उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पर भूमाफिया का भी यहाँ भी कब्जा हो गया। तो ये रामलीला कमेटी संघर्ष जो समिति है, हम इनका धन्यवाद देते हैं कि कई तरह से इसमें लगे हैं कि चुनाव हो। हमारा मेन उद्देश्य है कि इसमें संवैधानिक तरह से चुनाव हो और रिसीवर इसमें अपना ये जो भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं उनको हटाए और जो चुनाव हो उसको। चंद्रयान 3 मिशन में शामिल वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह जसपुर के BSV इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया।
वहीं साइंटिस्ट महेंद्र पाल सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के टिप्स दिए जाने और उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बारे में बच्चों को बताया। मैं इस स्कूल में आया हूँ जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल की धरती को नमन करूँ। यहाँ के जो अध्यापकगण हैं उसका मैं धन्यवाद करूँ कि आज इसकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो ये शिक्षा है जो जहाँ जो मैंने यहाँ से ग्रहण किया उसके लिए मैं आज आभार व्यक्त करने आया था यहाँ पर। और बच्चों से मुलाकात हुई और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको मोटिवेट किया है कि वो कैसे उनको अपने जीवन को सफल बनाना है, अगर कुछ बनना है तो कैसे बनना है, क्या कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए और वहीं रामनगर में कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा वन कर्मचारी पर ही नहीं है, बल्कि पालतू हाथियों और जो स्नीफर डॉग्स पर भी रहता है। इन्हें भी एक समय के बाद कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट दिया जाता है। इसी कड़ी में आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 47 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हथिनी गोमती को रिटायर कर दिया गया। देखिए, आज हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारी एक हथिनी है गोमती, जिसने 47 वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी सेवाएं दी हैं, उनको हमने आज इस एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है। बहुत प्रशंसनीय कार्य गोमती द्वारा पिछले कई दशकों में किया गया है, जिसमें वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गश्त हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे स्टाफ के लिए राशन पहुंचाने से संबंधित काम हो, चाहे दवाई ले जाने से संबंधित काम हो, इस सभी कामों में से बहुत एक्टिवली अपनी सेवाएं दी हैं। तो इनको हमने आज एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि 65 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर हाथियों को एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया जाता है। मैं फारूक खान महावत साहब और ये गोमती हाथी आज ये रिटायर होने जा रही है। हम गए थे वहाँ पे पेड़ पे मैं चढ़ गया, तो उससे पहले हाथी हमें बोली, वहाँ पे आवाज देने लगी, तो उस टहनी तो कहीं और गिर रही थी, वो कहीं और बंधी थी, तो इसलिए आवाज दे रही थी कि टाइगर तो आया है। लेकिन मैं उससे ये बातें करने लगा कि अभी ठहर जा, अभी मर नहीं जाएगी खाने के लिए। वो टहनी दूर गिर रही थी, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। उससे बातें करते रहे, फिर काट के नीचे आ गए। नीचे आए, हाथी खोला, ऊपर बैठे तो 10-5 टहनी आपस में ऊपर फंस के रुक गई थी। वो हमने कहा इसको लग गया हाथ, चढ़ के दोबारा उतार लो, नहीं खराब हो जाएगा। चारा बहुत मुश्किल से मिलता है कॉर्बेट में, यहाँ टिकाला में। फिर मैं अपने आदमी को वहीं बांधा और दोबारा फिर चढ़ गए। जैसे हमने एक साग पे ये दाहिना पैर लटक के और बाएं पैर में बैठ के हमने कहा कि कुल्हाड़ी से इसको टहनी को काट दूंगा तो सब लोड ज्यादा पड़ेगा, गिर जाएगा जल्दी। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि हमारी कुल्हाड़ी टहनी पे लगी कि नहीं लगी। खबर अब थराली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां थाना अध्यक्ष थराली देवेंद्र पंत के नेतृत्व में थराली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवाल के इछोली गधेरे के पास से हाट कल्याणी वान मोटरमार्ग पर एक युवक को लगभग 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार युवक की जो पहचान है वो जयवीर राम उम्र 22 साल के रूप में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशे की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। इसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो माल बरामद हुआ है उसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। और चूंकि बरामद माल के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपराधी को न्यायालय पेश किया जाता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।